नीरज, ये जो हालात नेपाल में बने हुए हैं, चूंकि हमारे देश के कई राज्यों की सीमा नेपाल को छूती है, हिंदुस्तान पर क्या इसका कोई असर पड़ सकता है, या फिर ये माना जाए कि नहीं वहां का ये अंदरूनी मामला है, वहां के युवा हैं करप्शन के खिलाफ सड़कों पर हैं और सरकार हो सकता है उसको कंट्रोल कर पाने में भी आगामी दिनों में सफल हो जाए? नीरज देखिए चित्रा, ये जो हम लोग देख रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, आक्रोश देख रहे हैं लोगों का, ये करप्शन तो है ही, साथ ही साथ जो वहाँ पर जो सरकार है केपी शर्मा ओली की, आप ये देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 8-10 साल में जो बने हैं। पिछली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब इनके ऊपर आरोप क्या लगे थे? फॉरेन इंटरफेरेंस के आरोप लगे थे। इनको कहा जाता था कि इनको ऑपरेट कौन करता है? जो काठमांडू में चीनी दूतावास में एक सीनियर लेडी डिप्लोमेट थी, वो इनको कंट्रोल करती थी, उसके बाद इनको छोड़ना पड़ा था, और कारण भी थे, लेकिन अब फिर से बन गए। तो ये भारत के साथ सटी हुई है। खुद इनके एडवाइजर अभी कुछ दिन पिछले महीने ही भारत आए थे, दिल्ली आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो नेपाल है वो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनका गढ़ बनता जा रहा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो भारत की सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर, और वो भारत पे आके घुसपैठ करके कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, आतंकी कार्रवाई कर सकते हैं, आतंकी हमला कर सकते हैं, ये सब इनके एडवाइजर कहते हैं। लेकिन ये क्या है? ये बने हुए हैं फॉरेन इंटरफेरेंस, चाइनीज़ के हाथ में ये खेलते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट के हाथ में खेलते हैं। और अभी जब ये आए हैं, जब ये बैन हटाया गया उससे एक दिन पहले ये विक्ट्री डे परेड में थे, बीजिंग में थे, केपी शर्मा ओली थे, वहां पर जाकर ये इस तरह की हरकत करते हैं। और इन्होंने आते ही क्या कहना क्या शुरू किया कि भारत ने और चीन ने जो लिपू लेक को लेकर जो ट्रेड रास्ता खुला है अपने व्यापार के लिए, वो तो हमारा एरिया है। तो इस तरह की ये बचकानी हरकतें और इस तरह के बयान जो है केपी शर्मा ओली करते हैं। वहां का एक बहुत बड़ा तबका, चित्रा ये मान के चलिए, वो भारत के पक्ष में है, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। हमारा तो कहा जाता है बेटी वाला रिश्ता माना जाता है, बिल्कुल बेटी का रिश्ता है, उस तरह के संबंध है। लेकिन ये जो भारत के साथ संबंधों को कहीं ना कहीं बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे काला पानी हो, चाहे लिपू लेक हो, हमारी जो ट्राई जंक्शन है जहां पर नेपाल, चीन और भारत की बॉर्डर मिलती है उत्तराखंड में, वहां पर इस तरह की हरकतें करते हैं। उससे भी लोग जो हैं बहुत नाराज हैं इनका। और जैसे कि जनरल शिवाच ने भी कहा कि अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम इन्होंने बंद कर दी है वहां की सरकार ने, कि आप जा नहीं सकते, वहां के युवा नहीं आ सकते। तो ये बहुत बड़े कारण है करप्शन के साथ साथ, जिसके कारण लोगों का गुस्सा जो है, सैलाब, जन सैलाब जो है आज काठमांडू की सड़कों पर, वीवीआईपी इलाका है जहां पर संसद जहां पर है, बीचों बीच हजारों की तादाद में घुस जाते हैं। राष्ट्रपति भवन, उसके बाद पीएम आवास, हर जगह आपको बताते चले कि सेना को तैनात करना पड़ता है ताकि यहां पर आ नहीं जाए। इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। नेपाल हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, नेपाल के पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल का पोखरा जो अपने आप में बेहद खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन वहां पर भी माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। नेपाल के पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा बुटवल, भैरहवा, ये वो इलाके हैं जहां पर भारतीय बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। और इटाहारी में भी कर्फ्यू लगाया गया है। सभाओं, रैलियों और धरना प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई बार हम सब जानते हैं कि अगर आप ज्यादा बैन लगाते हैं, अगर आंदोलन को अपनी ताकत के हिसाब से आप डील करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसे में कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा मिस्टर ओली के लिए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सीधे आपके पास आते हुए मेजर जनरल अश्विनी सिबाजी, अब बड़ी खबर आ गई है कि वहां पर अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करने पर, सभाओं पर किस तरह से रोक लगा दिए गए हैं, काठमांडू के अलावा भी जो हिस्से हैं। लेकिन नेपाल के भीतर की ये जो हालात हैं, हिंदुस्तान पर क्या इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? इसके अलावा हमने ये भी देखा था बीते कुछ सालों में बार बार ये सवाल उठते रहे कि नेपाल के साथ हमारे जो रोटी बेटी वाले संबंध थे, उसको भी चोट पहुंची थी। उसको ठीक करने की कोशिश हमारी ओर से बहुत ज्यादा की गई, लेकिन उसको भी चोट पहुंचाने की कोशिश उधर से जरूर कुछ चेहरों की ओर से की गई थी। तो मौजूदा हालात हिंदुस्तान पर किस तरह के असर के संकेत कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा, 3-4 बातें। एक तो कहीं ना कहीं जो नेपाल है धीरे धीरे चीन की तरफ जाता जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव वहां पर है, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के कारण वहां पर जो भी डेवलपमेंट हुई है वो चीन से तो हुई है, मगर वहां पर चीन के आने के कारण करप्शन बहुत बढ़ी है और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा। चीन का मेन मकसद है किसी तरीके से नेपाल को अपने चुंगल में फंसाना, और इसी प्रकार से वहां पर हो क्या रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो यूथ है जिसको जॉब चाहिए वो देश छोड़ते हैं। पहले यूथ बहुत ज्यादा हद तक भारत में आता था और फौज के अंदर कम से कम 50,000 के करीब यूथ जो भारत में थे वो अब बंद हो गए। और हुआ क्या है, पहले इलीगल माइग्रेशन बहुत थी। हमारा करीब करीब 1800 किलोमीटर का इलाका जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है और उसके अंदर पोरस था, मगर जब से हमने 3-4 साल से इलीगल माइग्रेशन को रोका है और जिस प्रकार से एसएसपी लगी हुई है, तो अब उनके वहां पर इतना आसानी से आना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
तो ये भी एक बहुत है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेपाल एक गढ़ बनता जा रहा है आईएसआई का। ये जितने भी आप देखें ड्रग्स की या फेक मनी जो करेंसी वो नेपाल के थ्रू आती है, आईएसआई ऑपरेट करती है। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी किसी टाइम में कहते थे काठमांडू के अंदर खुला हुआ था। तो ये सच्चाई है कि नेपाल यूं तो बेटी रोटी का नाता है भारत और नेपाल का, बट अनफॉर्चुनेटली नेपाल जो है वो धीरे धीरे एक तो आईएसआई का गढ़ बनता जा रहा था, एक कहीं ना कहीं वो टिल्ट हो रहा था चीन की तरफ। वो चीन जो कि अपना फायदा देखता है, जो छोटे छोटे देशों में बेल्ट रोड आई इनिशिएटिव आया है वो डेप्थ ट्रैप में पड़ गए। तो आज जो लोग आ रहे सड़कों पे वो ये कह रहे हैं कि हमारे को ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हुई है, यहाँ करप्शन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और टूरिज्म। आप ये सोचें चित्रा, क्योंकि ये जैसे ही सोशल मीडिया को बैन किया गया तो टूरिज्म पे एडवर्स इंपैक्ट हुआ इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि टूरिज्म एक सोर्स ऑफ इनका इनकम है। और एक है रेमिटेंस, कि यहाँ पर जो पैसा ज्यादातर लोग जो बाहर गए हैं वो भेजते हैं, वो इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सच्चाई है कि जो आज लोग इतना परेशान हैं, ये नहीं कह रहे कि ये गवर्नमेंट आए क्योंकि केपी शर्मा ओली चले जाएंगे तो प्रचंडा आ जाएगा। तो ये जो एक इनका एक्सपीरियंस था डेमोक्रेसी के लेके, उससे वो बड़े परेशान हैं। वो इसीलिए लोग मोनार्की की तरफ कह रहे हैं। हो सकता है मोनार्की सक्सीड हो ना सक्सीड हो, मगर ये दिखलाता डिसकंटेंटमेंट है, लोग नाराज हैं। लोग ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंटें जितनी भी आई हैं जब से मोनार्की गई है उसने कोई भी एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, ना सड़कें बनी हैं, तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को बता दें, ये जो यूथ अगेंस्ट करप्शन का बड़ा सा बैनर आप देख रहे हैं, इसमें बकायदा एक क्यूआर कोड है। उस पर जब आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो फिर एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, उससे आप जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये भी बड़ी वजह रही कि बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में युवा वहां आपस में जुड़ते हुए चले गए, जो वहां की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते हुए चले गए। अब इस बात को भी समझिए, बार बार सोशल मीडिया बैन की यहां पर बात कही जा रही है, लेकिन उस सोशल मीडिया पर नेपाल की सरकार के खिलाफ लगातार वहां पर अपनी आवाज को ये युवा बुलंद कर रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, भाई भतीजावाद के आरोप लगा रहे थे, नेताओं के बच्चों की तस्वीरें शेयर की जा रही थी, ये कहते हुए कि देखिए नेता के बच्चे तो मजे में है, लेकिन नेपाल की बाकी जनता का क्या हाल है। इस वजह से भी नेपाल की सरकार असहज हुई और उसके बाद बहाने बनाकर जो माना जा रहा है कि उसने उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला लिया, जिसके खिलाफ अब बहुत बड़ी तादाद में वहां का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दीपक बोहरा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर ने आपात बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पार्टी पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों की यह बैठक बुलाई है। नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। आपको बताते चले, एक तरफ सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कैसे निपटे इन प्रदर्शनकारियों से, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार एक के बाद एक बैठक कर रही हैं। और इसी के तहत आपको बताते चले, ये भी बड़ी खबर आ गई है, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री की ओर से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जेन जी के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मंच ही नहीं है, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है और हम युवाओं के साथ हैं। यानी कि एक तरफ विपक्ष की आवाज भी इन युवाओं के साथ, और किसी भी देश का विपक्ष हो वो यकीनन इस तरह के आंदोलन के इंतजार में ही रहता है कि जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो उसके हिस्सेदार हम बन जाएं और अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ाने की कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जाती है। लेकिन दीपक बोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए आपने सीधे ऐलान कर दिया कि अब तो कुर्सी चली जाएगी, वहां पर सरकार परिवर्तन बहुत जल्द हो जाएगा। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि सरकार भी इस प्रदर्शन को कंट्रोल में करने के लिए सभाओं पर बैन लगा दिया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है कई इलाकों में, और सोशल मीडिया जिस पर बैन किया गया था उसको भी हटा लिया गया है। अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। दीपक बोहरा जी, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। मैं बताता हूँ मैंने क्यों कहा है कि मैम इस समय जो स्थिति है, जो मैं देख रहा हूँ, अपने नेपालीज फ्रेंड से बातचीत कर रहा हूँ, वो कहते हैं इस आग को रोकना मुश्किल नहीं है। बहुत समय से युवा वहाँ के कह रहे थे कि हमें नौकरी चाहिए, हमें ये महंगाई इतनी चल रही है, वो कुछ करिए, भ्रष्टाचार के बरखिलाफ आप लड़िए। लेकिन ये मैम क्षमा कीजिएगा, ये बूढ़े थके हुए पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हर साल नई सरकार बनाते हैं, इनके बस का नहीं है। ये जो युवा पीढ़ी की
उम्मीद है भविष्य के बारे, वो भविष्य देख नहीं पा रहे ना मैं। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है अतंकिस्तान, आपने नाम सुना होगा। 10 लाख नौजवान उस देश के पिछले साल दौड़ गए थे, छोड़ गए थे। जब भविष्य नजर नहीं आता, या तो आप चले जाते हैं या उसी देश के अंदर आप एक नया भविष्य कायम करने की कोशिश करते हैं, और उसका रास्ता जो आप आज देख रहे हैं प्रदर्शन, अभी तो सच नहीं बता रही नेपाल सरकार, वो कई सरकारों की तरह झूठ बोलती है, हमने ये किया वो किया, वो सही नहीं है। कितने लोग मरे हैं वो भी अभी सही नहीं बता रहे। मेरे पास तो दूसरे फिगर्स हैं, उनका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, 1-2 दिन में ये पता लग जाएगा। बट एक चीज मैम, अगर केपी ओली शर्मा साहब सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है सर, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके देश से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, आप जाइए सर, एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाइए, इलेक्शंस करवाइए, उसमें देखेंगे कि युवा उम्मीदवार आएंगे, नहीं तो वही आपकी हालत होगी जो आपके कुछ पड़ोसी देशों में हुई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना दीपक बोहरा जी, ये बातें कहने में जितनी आसान लगती हैं, जो कुर्सी की ताकत होती है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, वो आखिरी वक्त तक उस कुर्सी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। एब्सोल्युटली। और फिर यही होता है मैम, मैं आपको बता देता हूं, अगेन भारत का एग्जाम्पल देता हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत साल पहले इलेक्शन हार गए थे, उस समय टीवी चैनल पे मैं सुबह प्रोग्राम किया करता था, आए और सीधा एक चीज उन्होंने कही, मैं इलेक्शन हार गया, देश जीत गया। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि द कंट्री इज बिगर देन मी, और वो चले गए चुपचाप से। अगर इनको अपना देश से प्रेम है, आई थिंक दिस इज टाइम फॉर स्टेट्समैनशिप। तू मैं का समय नहीं है, एक ग्लोबल विजन लेना है। नेपाल की वो बहुत समस्याएं हुई हैं, और एक ही उनका दोस्त है जो उनकी हमेशा मदद करता रहा है, उस देश का नाम भारत है। चाहे 2015 का भूकंप, मैम 8 घंटे के अंदर हमारे पहले जहाज वहां पहुंच गए थे सामग्री के साथ, रिलीफ मैटर। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे शायद कोइराला साहब, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि नेपाल की खुशकिस्मती है कि भारत उसका पड़ोसी है। तो ये सेंटिमेंट है वहां पर लोगों का। और फिर चीन तो खैर खेलेगा, वो तो आग लगाएगा, अपना जो भी उसके मकसद हैं पूरे करने की कोशिश करेगा। मेरा तो यही है कि चीन पे भरोसा आप ना करें, भरोसा किसी पे करना है तो भारत पे करें। हम आपकी वी विश यू वेल, हम नहीं चाहते आपको डोमिनेट करना, हम दोस्ती चाहते हैं आपके साथ, यही मैं कह सकता हूं। और क्या कहूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूं लेकिन उस देश से, इस बहुत दोस्ती अच्छे का लोग असर हैं। वहां पर कितना देखा जाता है, इसको लेकर भी हमने देखा था कि बीते कुछ सालों में किस तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई हिंदुस्तान को लेकर, खासतौर से नेपाल में। लेकिन आज नेपाल किस दोराहे पर खड़ा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।